मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेक्चर नंबर 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देखेंगे कल तक हमने 7.5 के लगभग क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज। आज आप देखेंगे मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए हैं, इनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड भी हैं और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आए हुए प्रश्न हैं कहीं ना कहीं। तो आप देखिए मैंने जो प्रश्न लिया है, y = 3 cos log x प्लस के 4 sin log x, तो दर्शाइए x² y2 प्लस के x y1 प्लस के y = 0। अब हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हमने जो सवाल देखा है उसके अकॉर्डिंग कार्य शुरू कर देते हैं। तो सवाल को दोबारा से लिख लेते हैं, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इक्वेशन नंबर 1। हमने जैसे ही इसको देखा तो y2 लगा हुआ है, तो y2 का मतलब क्या होता है, कल बताया था मैंने, डबल डिफरेंशियल d2y dx², मींस y फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करना है यदि वो अवकलनी है। तो ये है अवकलनी, डिफरेंशियल with respect to x on both side we get dy dx is equals to, यहां से जैसे ही हमने देखा तो मेन जो हमारा फंक्शन है वो cos है, तो 3 तो रहेगा ही, और माइनस इसका क्या हो जाएगा, माइनस आगे ले लें sin log x। अब हम यहाँ ddx नहीं लिखेंगे, ये चेन रूल ऑलरेडी लगता रहता है, ठीक है ना। तो log x का हो जाएगा 1/x, क्योंकि cos log x का हो गया माइनस sin log x और log x का 1/x, ये डेरिवेटिव हो गया, प्लस यहाँ sin का cos ही होगा और log x एंगल में है और इंटू 1/x। अब आपको इस x को यहाँ नहीं रखना है, मैंने आपको कल ट्रिक भी बताई थी, इस x का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिए dy dx में। तो x dy dx इज इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x। दैट क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप सही से कर रहे हैं तो। अब देखिए जब हमारा फंक्शन बन गया, डिफरेंशिएशन हो गया एक बार, अब हम क्या करेंगे, इस x को, ये एलसीएम था, हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। यहां तक क्लियर है ना सभी बच्चों को, दैट्स इट। अब हम अगेन क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, x d2y dx² प्लस dy dx और इंटू 1। ध्यान से देखिएगा, पुनः साइन का करेंगे तो cos 3 पे कोई इफेक्ट नहीं है, cos log x और log x का 1/x प्लस cos का माइनस हो जाएगा बच्चों, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे 4 और माइनस साइन log x, इसको थोड़ा सा डबल ब्रैकेट कर लें, और इनटू log x का 1/x। दैट क्लियर। एक लाइन अपन लोग और बढ़ाते हैं इसमें, d2y dx² प्लस dy dx इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, माइनस के 3 cos log x अपॉन x माइनस 4 sin log x अपॉन x। हम एक काम और करते हैं, इस x का पुनः एलसीएम लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² d2y dx², ठीक है ना, प्लस x dy dx इज इक्वल टू, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर क्या बचेगा वो लिख लेंगे, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ध्यान से देखो बच्चों, यही बनेगा निश्चित तौर पर। और ये देखो किसकी वैल्यू है, फ्रॉम फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 से। ये किसका मान हो गया, y का। तो जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे
और एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख देंगे y2, जैसा मैंने पहले बता रखा है आपको, आंसर के अकॉर्डिंग आंसर लिख दिया जाएगा प्लस, और शुरू से आप चाहें तो यहाँ y1 ले सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। शुरू से चाहें तो y1 y2 ले लें, अन्यथा इस तरह से लिख लें। ये बन गया xy1 इज इक्वल टू माइनस के y। समीकरण 1 से इसका हमने मान रख दिया माइनस के y, या एक्स स्क्वायर y2 प्लस के xy1 प्लस के y इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको ये भी बता दें, शायद मुझे ध्यान है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 12, तो उस स्थिति में भी ये शुरुआती 12.1 या 2, 3 इन एक्सरसाइजों में से आएगा, क्योंकि डबल डिफरेंशियल वहाँ भी निकालते हैं एक जगह, तो उसका 2 बार आप प्लस करते हैं, तो ये वहाँ भी डी में आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको नोट डाउन कर लें। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, y इज इक्वल टू 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x, ठीक है। और हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 49y। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमें पता लग गया डबल डिफरेंशियल करना है, तो जैसे ही हमने किया तो dy dx, तो 500 इंटू ई के पावर 7x, ओके, ये 7x हो गया, और 7x का दोबारा से करेंगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे ही हम प्लस 600 और ई के पावर माइनस 7x और माइनस के 7। एक काम जरूर करना, इसको ऐसा ही लिखा रहने देना, क्योंकि आपको पता लग गया होगा कि हम जब फिर से करेंगे तो ये 7 इंटू 7 बन जाएगा, अर्थात पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो ये भी छोटी छोटी सी बातें होती हैं, ट्रिक्स होती हैं। अब जैसे मान लो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो फिर क्या फिर करना पड़ेगा, उससे बेहतर ये होगा कि ये मेरा पूरा यही y बन जाएगा, और ये 49 हो जाएगा, 49 में कॉमन ले लूँगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो सवाल अपने आप शॉर्टकट और बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ से d2y और dx स्क्वायर, तो 500 e के पावर 7x, ठीक है, और 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, क्योंकि ये 7 आएगा, ठीक है, प्लस 600 और e के पावर माइनस 7x और फिर से माइनस 7 आएगा, तो माइनस माइनस क्या बन गया 49। दैट क्लियर। यहाँ से ध्यान से देखें, d2y dx स्क्वायर, ये दोनों में 49 क्या है कॉमन, तो जैसे ही 49 कॉमन आएगा तो 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x, ओके। तो हमने जैसे ही देखा ये यूजिंग इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 से, तो d2y dx स्क्वायर, d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और ये वैल्यू किसकी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है y की। तो ये हमारा हैंस प्रूव। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन छोटा था, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक है, आप मल्टीप्लाई कर दोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो तरीका बता रहा हूँ कि क्या करेंगे। अगर ये 7 आ रहा है तो 7 यहाँ लिख लीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगे, क्योंकि 49 आ रहा है तो दोबारा फिर करेंगे तो फिर से 7 आएगा, और 7 7 जा 49 होता है, इसलिए माइनस माइनस करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ 49, और 49 ही हमारा आंसर में आ रहा है। तो कभी कभी क्या है, हमें दोनों तरफ वॉच करके चलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ आंसर मेरा सरल तरीके से बन सकता है। नोट डाउन कर लें आप इसको। हाँ तो बच्चों, आज आप देखेंगे एक नया टॉपिक है, रोले का मध्यमान प्रमेय, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स MBT बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, तो MBT ही होती है, मध्यमान थ्योरम है। ये दो हैं, एक रोल्स है और दूसरी लैग्रांज है, वो आपको आगे पढ़ाई जाएगी। तो हम बात करेंगे रोले का मध्यमान प्रमेय है क्या, कहता क्या है। तो हमने क्या किया, माना f एक वास्तविक फलन है जो संवृत अंतराल AB में
इस प्रकार परिभाषित है कि। तो यहां पर आप देखिए कोई एक वास्तविक फलन f है, इसकी पूरी हिंदी बता रहा हूं। माना f एक वास्तविक फलन है जो संवृत अंतराल में इस प्रकार परिभाषित है कि, ठीक है। तो एक परिभाषित फलन किसमें, वास्तविक है R में, और संवृत अंतराल AB में इस प्रकार परिभाषित, अर्थात इसका ये डोमेन हो गया। तो f सच दैट a, b क्लोज्ड इंटरवल टेंड्स टू R। देन अब क्या है, प्रतिबंध है, ठीक है। तब प्रतिबंध क्या क्या होने चाहिए, कंडीशन है कि रोल्स थ्योरम में इस तरीके से, तो यहां पर यदि f संवृत अंतराल, या यदि छोड़ो फर्स्ट पार्ट में सीधा लिख दो, फलन f संवृत अंतराल क्या है, a, b में संतत है, ठीक है। पहला पॉइंट है। अभी आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलेंगी और मैं डिस्कस करूंगा, एक एक शब्द को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि दिस टॉपिक इज हार्ड इसलिए कह रहा हूं मैं, हार्ड ऐसा नहीं कि आप सीखने में हार्ड है, अभी हार्ड इसलिए लगेगा क्योंकि ये प्रीवियस चैप्टर से लिया गया है, और प्रीवियस चैप्टर में अभी जो हमने आपको सांतत्व और अवकलनीयता उसको हमने आपको अभी नहीं बताया, तो उसको बताने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उसका बेसिक कंसेप्ट बताना पड़ेगा। सेकंड, फलन f विवृत अंतराल a, b में अवकलनीय है। कैसा है, डिफरेंशियल है, यहाँ कंटिन्यूअस है और यहाँ अवकलनीय है। और इसका जो थर्ड कंडीशन होती है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। जब ये तीनों फॉलो कर जाएंगे तब हम यहाँ लिख देंगे कि रोल्स थ्योरम के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट करते हैं। हम यहाँ पर तीनों प्रतिबंध संतुष्ट करने के पश्चात तब यहाँ लिखते हैं, तब विवृत अंतराल a, b में किसी ऐसे c का अस्तित्व है कि f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। मतलब ये पूरी जो है रोल्स थ्योरम ये कहती है, यहां तक जब आ जाएगा और यहां पर अर्थात क्या है इसका मतलब, फॉर ऑल c बिलोंग्स टू AB, c इसको ही बिलोंग कर जाएगा, तो हम कहते हैं कि दिस पॉइंट इज बिलोंग्स टू AB, देन कि ये प्रमेय जो है वो प्रूफ होती है, सत्यापित होती है कि इस अंतराल में ये जो फंक्शन दिया गया है वो सत्य है, अतः रोल्स थ्योरम को प्रूफ कर देता है। तो हमें हर सवाल के अंदर जब भी रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन आएगा तो इन तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फलन f क्लोज्ड इंटरवल a, b में कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस संतत होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट में f विवृत अंतराल a, b में कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए। और तीसरा जो अंतराल दे रखा है आपको a और b, इनमें फंक्शन में वैल्यू रखने, जो भी फंक्शन उपलब्ध है उसमें f ऑफ a, मान लीजिए आपको अंतराल दे दिया 1 2, तो a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2। तो इस तरीके से f ऑफ 1 का मान वही f ऑफ b का मान आना चाहिए। यदि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब हम लिख देंगे कि ये रोले के प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तब ये बात लिखेंगे। तब विवृत अंतराल a, b में, मान लीजिए जो भी अंतराल है विवृत, हमने कोई विवृत अंतराल लिया a, b इसमें, ठीक है, और किसी ऐसे c, एक कोई बिंदु इस पे हमने c डाल दिया, किसी ऐसे c का एग्जिस्ट करता है। कब करेगा, जब f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 हो, मतलब इस कंडीशन को फॉलो करता है और c बिलोंग्स टू दिस है, तो हम कह देंगे कि रोले के प्रमेय का सत्यापन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। दैट क्लियर।
अगर हम कहें आपसे कि इसको एक छोटे से ग्राफिकल मेथड के द्वारा समझाया जाए तो बहुत ही इजी सा है पॉइंट, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। कई ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, कैसे भी ले लो, ऐसे चाहो ऐसे ले लो और ऐसे चाहो तो ऐसे ले लो। तो आप देखेंगे हमने मान लीजिए ये ग्राफ ले लिया सपोज दैट, ठीक है ना, एक छोटा सा एक बता दे रहे हैं, ऐसी कोई जरूर ए और बी, ठीक है। तो अब हमने जब वैल्यू इसकी फाइंड की तो जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इसको थोड़ा यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई फलन मान लें। तो हमने जब ऐसे लिया इस तरीके से तो क्या होगा, स्वाभाविक बात है कि ये पॉइंट पर, ये ए पॉइंट पर, ये बी पॉइंट पर, ठीक है। तो जब ए और बी पॉइंट पर है तो ये एफ ऑफ ए हो गया फंक्शन का मान, और ये क्या हो गया, एफ ऑफ बी हो गया। और अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पर कोई जो डी बाई डी एक्स होता है अर्थात एफ डैश ऑफ एक्स अर्थात एफ डैश ऑफ सी, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एफ डैश ऑफ सी अर्थात इसकी जो स्लोप है वो क्या होगी, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। देन अर्थात हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, क्योंकि ये फुलफिल कर रहा है, यानी कि ए पर ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशियल भी है। तो ये जो पॉइंट है एफ ऑफ ए और ये पॉइंट जो है वो एफ ऑफ बी हो जाएगा, इस पॉइंट पर जो फंक्शन का मान होगा। तो इस पॉइंट पर चूंकि ये देखो लाइन कैसी है, सेम जा रही है, पैरेलल है, तो एफ ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी। और यहां पर अगर हम इसकी स्लोप देखें, ज्योमेट्रिकल बता रहा हूं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो हमारा इसी का काम है, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं। तो हम अपने इस तरीके से देख सकते हैं, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, यहाँ पर जो टेंजेंट है अर्थात वो यहाँ पे स्लोप 0 कर देगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस रोल्स थ्योरम का क्या करता है, सत्यापन करता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं फिर आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उसके थ्रू आप सीख सकते हैं। बच्चों इसमें हमने अभी एक बात की थी संतत और अवकलनीयता, अभी इसमें रह गई है संतत, कंटिन्यूअस, ठीक है, ये कंटिन्यूअस हो गया और इधर ये क्या हो गया, अवकलनीय, अवकलनीयता कह लो, डिफरेंशियल है ना। तो संतत और डिफरेंशियल, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, डिफरेंशियल तो आप सीख ही रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कंटिन्यूअस की बात आती है, हमें कैसे पता लगेगा सर, कोई फंक्शन मान लो हमने दे दिया फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या दे दिया है ना, एट एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। अब ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कंटिन्यूअस होता क्या है। संतत करने के लिए, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में मैं अभी आपको एक पेज नंबर 122 ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हमें फंक्शंस के बारे में थोड़ा नॉलेज होगी तो हम तुरंत सीख जाएंगे और उसको लिख देंगे। तो संतत क्या होता है, पेज नंबर 122 पे सारे फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ कि ये फंक्शन जैसे मॉड एक्स, मापांक फलन जो होते हैं ना, जैसे बेसिक है ये इसका संतत का, ठीक है। तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, जैसे मॉड एक्स कोई फंक्शन है और x बराबर 0 पर कैसा होता है, संतत होता है। अब आप कहोगे सर कैसे होता है, तो संतत के लिए हमें क्या करना होता है, आपने 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था, LHL इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। बाईं सीमा, बाएं पक्ष की सीमा बराबर दाएं पक्ष की सीमा। और यहां पर क्या होता है, फलन का मान अर्थात किसी बिंदु x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए पर जो फंक्शन है वो कैसा हो जाए, उसकी बाईं सीमा, उसकी दाईं सीमा और फलन का मान यदि तीनों इक्वल हो जाएं तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर इसके अतिरिक्त कोई और कंडीशन की बात करें तो वो कंटिन्यूअस की नहीं होगी। मीन्स कहने का ये है, जैसे मान लीजिए इसमें हम बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं। तो जैसे ही हम बात करेंगे कि LHL, अगर मान लीजिए यहाँ आ गया LHL बराबर RHL आपका आ गया, अब फंक्शन बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे, तो भी संतत नहीं होगा, वो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। कैसा हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये केवल जो फंक्शन है LHL RHL। अच्छा दूसरी बात, मान लीजिए आपने कहा सर नहीं LHL और मेरा फंक्शन बराबर आ गया, RHL नहीं आ रही, तो भी डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। और मान लीजिए आपने कहा नहीं सर RHL और फंक्शन ऑफ ए इक्वल आ गया, तो भी LHL इक्वल नहीं, तो भी डिसकंटिन्यूअस हो गया।
ठीक है ना। तो पर्टिकुलर हमें जो बात याद रखनी है और आपके काम आने वाली चीज़ है, इसके बाद आपको 6 चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको यही यूज करना होगा। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि किसी भी फलन की बाईं सीमा एट द पॉइंट ऑफ दिस, है ना, जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो LHL, RHL और फंक्शन का मान तीनों यदि इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। तो ये सारी बातें हमने जो की। दूसरी बात, एक और खास बात, आप कहेंगे सर कभी कभी क्या होगा, LHL आपकी अनंत आ गई, RHL आपकी अनंत आ गई और आपने लिख दिया मेरा फंक्शन तो सर कंटिन्यूअस है। अरे नहीं, ये तो नॉट डिफाइंड है, ND है। क्या है? ND। जब ये नॉट डिफाइंड है तो तुमने कैसे कह दिया कि ये परिभाषित, मतलब पहले से ये तो नॉट डिफाइंड है ना, किसी की वैल्यू ही नॉट डिफाइंड है तो तुम परिभाषित कैसे कर दोगे, कंटिन्यूअस कैसे कह दोगे किसी भी चीज को? तो ND है ये, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर किसी फंक्शन का LHL या RHL में से, दोनों में से कोई एक या दोनों ही अपरिमित आ जाएं तो ऐसे फंक्शन भी संतत नहीं होंगे, अर्थात वो परिभाषित नहीं माने जाएंगे। दैट क्लियर? हाँ, कुछ बच्चे आए मेरे साथ अनंत आ गया है और दूसरा भी अनंत आ गया तो अनंत बराबर अनंत। सर आपने ही तो कहा था ये तो इक्वल हो जाएंगे। नो, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा, नॉट डिफाइंड को नहीं कह सकते हैं आप, ये तो अपरिमित आ गई, अर्थात ये जो अपरिभाषित ही है तो तुम परिभाषित कैसे कर दोगे भाई? तो मतलब केवल ओनली फॉर वन कंडीशन, LHL, RHL, FA, कब? जब परिमित एवं विद्यमान हो, इनकी सीमाएं जब परिमित एवं विद्यमान हो, ठीक है ना। कैसी हो? हाँ, परिमित एवं विद्यमान, मतलब इसका मतलब है फाइनाइट हो और वैलिड होनी चाहिए, तब हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। आगे होगी मेरी बात समझ में? भाई इतना तो मैं तुम्हें 11th में ही पढ़ा चुका था कि LHL और RHL हो तो सीमा का अस्तित्व होता है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, लेकिन यहाँ संतत करना है तो फंक्शन का मान भी क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए, परिमित एवं विद्यमान होनी चाहिए। विशेष बात है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब बात करते हैं कि सर कौन कौन से फंक्शन संतत होते हैं, क्या हमें वहाँ प्रूफ करना होगा? नहीं, प्रूफ नहीं। तो क्या होता है कि ज़्यादातर जो फंक्शंस दिए होते हैं उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको थोड़ा सा और बताता चल रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं रोल्स थ्योरम को रफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे वर्क है ना, बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं साइड में वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। जहाँ लगेगा उसमें हम थोड़ा सा बताएंगे, इधर है ना जगह है अपने पास थोड़ी सी, क्योंकि हमें एक एग्जांपल्स भी बताने होंगे। तो हम बात करेंगे किस तरीके से, जैसे मान लो संतत, तो मैंने ये कहा फंक्शन ऑफ x इक्वल टू mod x, है ना, और x बराबर 0 पर संतत होता है, ठीक है। हमने कहा फंक्शन ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जो भी फंक्शंस हैं, ठीक है। या चलो फिलहाल अभी sin x मान लो, sin x और cos x, फिलहाल तो sin x cos x की बात कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू r पर कैसे होते हैं? संतत। बिल्कुल सही है। अगर हम 10x ले लेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता, अभी क्यों गड़बड़ हो जाता वो मैं बता दूंगा, क्योंकि फिर हमें वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि sin x और cos x, इनके डोमेन क्या होते हैं? r। तो मतलब r पर sin और cos कैसे होते हैं? संतत होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे अब मान के चलो मापांक फलन, वो महत्तम पूर्णांक फलन है। ये कैसा फलन है? महत्तम पूर्णांक। इनके नाम भैया जान लेना, महत्तम पूर्णांक फलन 11th में आपने पढ़ा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये मापांक फलन, कौन सा फलन? मापांक। पूरी 12वीं हो जाती, बच्चों को पता ही नहीं होता ये कौन से फलन है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शन के नाम ही नहीं पता, फंक्शन ही पढ़ रहे हैं। बिना फंक्शन के पूरी गणित बेकार है, क्योंकि बिना फंक्शन के आप फंक्शन बोल ही नहीं पाएंगे। जो भी आप कार्य करेंगे डिफरेंशियल के अंदर सब फंक्शन में आता है, इसलिए फंक्शन को आना ही चाहिए नाम, विद नाम के। जैसे आपका नाम है, आपके परिवार में सभी लोगों का नाम है, कोई ये थोड़ी नहीं कहता आपसे ये लाल शर्ट वाला, ये हरी पीली शर्ट वाला, ये चश्मे वाला खड़ा हो जा, है ऐसे ही तो कहता भैया, शशांक खड़ा हो जा, मयंक खड़ा हो जा, है अजीत खड़ा हो जा, सुजीत खड़ा हो जा। तो ये क्या है? किसी के पर्टिकुलर नाम से ही जानना चाहिए, है ना। थोड़ा अच्छा, अभी तुमसे हम कहें कि अरे भाई चश्मे वाले भाई खड़े हो जाओ, तो कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा ना। तो ये नहीं होना चाहिए,
हाँ, आपको बोलना चाहिए भैया साइन एक्स खड़े हो जाओ, कॉस एक्स खड़े हो जाओ, है ना, महत्तम पूर्णांक खड़े हो जाओ, है ना, मॉड एक्स क्या है, मापांक फलन है। तो इनके नाम हमें पर्टिकुलर पता होंगे ना, तो पढ़ने में भी मजा आएगा और लिखने में भी मजा आएगा, है ना। तो ये जानने जरूरी है ना। तो ये हम बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं, निरपेक्ष मान फलन भी बोलते हैं, है ना। तो ये चीजें आप ये मान लो कि मेमोरी को बढ़ाना है, जितनी मेमोरी आप पावर बढ़ा सकते हो, यहाँ पर इतनी चीजें आएंगी। एक एक दिन में हो सकता है 30-30, 40-40 फॉर्मूले आपको याद करने पड़े, और पीछे के तो सब याद होने ही चाहिए। तो इसलिए आप विशेष तौर पर तैयार रहें आगे के पढ़ने के लिए। कैलकुलस पढ़नी है तो इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार रहें, बंदोबस्त करके रखें कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है। हम डरा नहीं रहे, समझा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं, तो हमने बताया ये सारे फंक्शंस, जैसे महत्तम पूर्णांक फंक्शन है, तो महत्तम पूर्णांक जो फलन होता है वो समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, मैं जो लिख रहा हूं समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, मैं कुछ बताऊंगा उसके बाद मैं आ रहा हूं पेज नंबर 122 पर, है ना। बिंदुओं पर कैसा होता है, असंतत होता है। कैसा होता है, असंतत होता है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि ये फंक्शन संतत है और ये फंक्शन असंतत है ना। तो ये क्यों है, कैसे हैं, ये सारी बातें 11th में फंक्शन वाले चैप्टर में की गई हैं। किस चैप्टर में की गई हैं, फंक्शन, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो अब जो बच्चे इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे, सही तरीके से देखेंगे, 100% मेरा ख्याल है कि उनको आ जाएगा। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा 122 पेज पर आपके लिए। 122 पेज पे क्या है बच्चों, आप अपनी RBSC की बुक ओपन करेंगे और 122 पेज निकालेंगे। 122 पेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, विवृत अंतराल में संतत फलन, ठीक है ना। विवृत अंतराल में संतत फलन अर्थात फलन f(x) विवृत अंतराल a, b में संतत कहलाता है यदि वह उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, ठीक है। ऐसे ही संवृत अंतराल में सततता दे रखी है, वो भी आप पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं वो भी आपका लिखा हुआ है। यदि कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है तो वह फलन संतत कहलाता है। तो जैसे तत्समक फलन, सब लोग जानते होंगे तत्समक फलन क्या होता है ना। तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको। अब देखो वो टॉपिक तो हट गया, कौन सा टॉपिक, वो तो रोल्स थ्योरम तो वहीं खड़ी रह गई। मेन टॉपिक क्या आ गया, संतत और अवकलनीयता। तो तत्समक, कितने लोग जानते हैं तत्समक फलन, नाम ही नहीं सुना है। फंक्शन ऑफ एक्स, इसका ग्राफ कैसा होता है, क्यों सीधा होगा, यही तो होगा, क्यों नहीं होगा। मान लीजिए ये y f(x) क्या होता है y, मान लीजिए x का मान 1 लिया, 0 लिया तो 0, 1 लिया तो 1, 2 लिया तो 2, 3 लिया तो 2, क्या हो गई, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये इसका ग्राफ हो गई, बोलो भाई। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। तत्समक फलन हो गया, ठीक है। अचर फलन ये भी पढ़ाया गया, फंक्शन ऑफ x बराबर c, कैसा फलन है, अचर फलन। क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन, अर्थात जिसमें उसकी वैल्यू यानी कि x की वैल्यू देने पर y के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या आता है, x अक्ष के समांतर कोई एक ग्राफ प्राप्त हो जाता है। ये किसका ग्राफ है, f(x) बराबर c, ये c बिंदु हो गया। बोलो भाई, अचर है, जो परिवर्तन नहीं हो वो अचर, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो हिलता डोलता नहीं हो वो अचर, वो बैठा रहेगा, ठीक है ना। तो ये दैट इज कांस्टेंट। तो ये x बिलोंग्स टू r, समस्त r के लिए ये x बिलोंग्स टू r। अपने प्रांत का मतलब जिस प्रांत की बात कर रहा हो, डोमेन खेलना सीख जाओगे ना जिस दिन, उस दिन आपको क्या आ जाएगा, फंक्शन। और बच्चे सब इसी से भागते हैं। जब मैं 11th में पढ़ाता हूं, अरे सर मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या है, सर क्या है ये डोमेन, क्या है ये रेंज, बस यही समस्या खड़ी हो जाती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है बेटा कि डोमेन रेंज से खेलना सीखो। डोमेन रेंज से जिस दिन खेलना सीख जाओगे, इन फंक्शन के डोमेन और रेंज पता लग जाएंगे, उसी दिन कैलकुलस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम बात करते हैं इसी तरह से बच्चों, और भी फंक्शन दिए गए, बहुपदी फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an(x) पावर n। और क्या लिखा होता है यहां पर, मेन बात जो होती है n क्या है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, अर्थात वो सदैव धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। a0 a1 a2 ये क्या है, वास्तविक रियल नंबर्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पावर है वो सदैव कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, संतत होते हैं। नेक्स्ट आता है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन में जैसे हमने sin x और cos x के बारे में लिखा, ये
इनके लिए आप देख सकते हैं ये 100% ही कैसे होते हैं, संतत होते हैं। किसमें? x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर्स में। और नेक्स्ट बात करते हैं चर घातांकी फलन। जैसा कि मैंने बताया चर घातांकी फलन a की पावर x और a इज ग्रेटर देन 0 e के पावर x। तो ये आपका प्राकृतिक नहीं है, ये साधारण है, एक तरीके से प्राकृतिक भी कह सकते हैं, e के पावर x भी है। तो यहाँ पर इनके जो ग्राफ हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इंक्रीजिंग होते हैं, वर्धमान होते हैं। तो वर्धमान होते हैं अर्थात ये बढ़ते जाते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट। जितने भी ग्राफ लेफ्ट टू राइट चलेंगे वो सभी कैसे होंगे, वर्धमान होंगे। ओके, तो ये भी संतत फलन है, चरघातांकी फलन। नेक्स्ट आता है लघुगणकीय फलन। हाँ, यहाँ बात कर लेते हैं लघुगणकीय फलन की। तो एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स। तो लॉग एक्स क्या है, यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट किया था, लघुगणकीय फलन मैंने पढ़ाया है पिछले टॉपिक में, देखें लघुगणक के पहले वाले फलन में, तो हमने सब कुछ बताया। x यहां पर बिलोंग करता है केवल r प्लस को। धन वास्तविक संख्याओं पर ही केवल लघुगणक परिभाषित हो सकते हैं, ऋणात्मक संख्याओं के लिए लघुगणक कदापि परिभाषित नहीं होते हैं, अर्थात उनकी कोई वैल्यू अर्थहीन होता है। इसलिए ये जो है वो केवल r प्लस के लिए। अपने प्रांत, उसने एक शब्द बोल दिया अपने प्रांत, तो तुम अपने हिसाब से नहीं लिख सकते हो, वो जो उसका प्रांत होगा उसी में वो संतत होंगे, दैट्स इट। और निरपेक्ष मान फलन, इसके लिए भी उसने यही बात बोली कि जितने भी मापांक फलन होते हैं तो इसमें जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं सर ये है और अगर ऐसा लिखा हो तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1, कोई बात नहीं, तो इसका मापांक हटा करके देख लेते हैं। तो x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो ये जो फंक्शन है mod x माइनस 1 x बराबर 1 पर हमेशा कंटिन्यूअस होगा। डिफरेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी केवल कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं। तो ये फंक्शंस जो हैं ये आपको याद रहेंगे, मेमोरी में पड़े रहेंगे, ऐसा ग्राफ होता है, ये होता है, वो, ये सब चीज़ें अगर पता है तो आप खटाखट बनाते चले जाएंगे और बढ़िया से बढ़िया आ जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल मस्तिष्क में आपके बिलोंग करना चाहिए, एक पूछने वाला सामने पूछ नहीं पाए और उसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं असंतत फलन। असंतत फलन क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, अर्थात वे फलन जो अपने डी प्रांत में, मतलब कोई प्रांत कैपिटल डी मान लिया उन्होंने और उसमें कैसे हो, असंतत। यदि हुआ है उस प्रांत के कम से कम एक बिंदु पर संतत नहीं हो, यदि फलन किसी अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर असंतत हो तो फलन दिए गए अंतराल में पूर्ण रूपेण से असंतत कहलाता है। अर्थात असंतत फलनों के कुछ उदाहरण, जैसे मैंने आपको सबसे टॉप मोस्ट उदाहरण दिया है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन 10x क्यों है बच्चों, आपको एक बार और समझा दें थोड़ा सा। 10x की बात कर लेते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आप लिख रहे थे फिर आपने लिखा नहीं, हाँ बिल्कुल, ये सब चीज़ें जानना बहुत जरूरी भैया है। 12th में पढ़ रहे हो, अभी कल को तुम IIT की कोचिंग करने जाओगे फिर कहोगे सर हमें तो कुछ पता ही नहीं था, सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। सही बात भी, बहुत कहते भी होंगे, बहुत ये भी कहते होंगे सर ने बहुत कुछ पढ़ाया। तो हर तरह के लोग हैं दुनिया में, इसका कोई गारंटी नहीं कौन क्या कहेगा, है ना। हाँ, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि x बिलोंग्स टू r के लिए कैसा है, संतत है, तो ये गलत होगा कहना। क्यों, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों गलत होगा। यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखते हैं sin x और इसको क्या लिखते हैं cos x। ओके, हमने आपको कल परसों में ही कुछ डोमेन और रेंज बताई थी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। हर चीज बता रहा हूं मैं, 11th की हर चीज उठा के 12th में बताई जा रही है। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हो तो एक भी मेरा जो लेक्चर है उसमें पीछे देखते जाइए, आगे की सारी बातें कंप्लीट होती जाएंगी और दोबारा से भी आएंगी, ठीक है। 2-2 4-4 बार बताई जा रही। तो cos x किन किन बिंदुओं पर शून्य होता है, क्यों, किसी अगर 1/0 है तो क्या होता है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो cos किन किन पॉइंटों पर शून्य होता है उनकी बात कर लेते हैं। तो cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, cos 7π/2, cos 9π/2, cos 15π/2, cos 21π/2 एंड सो ऑन। अर्थात दैट इज द जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2n+1 π/2 इन और n बिलोंग्स टू z। इन सभी पर जो cos होता है वो 0 होता है, और जब cos यहाँ 0 हो जाएगा तो साइन में 0 का भाग दोगे तो भैया क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड आएगा तो आप कैसे कह सकते हो कि r में परिभाषित है। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि 10x x बिलोंग्स टू r के लिए उसने इसीलिए लिखा है, कैसा है, असंतत है। लेकिन अगर ये संतत करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू r माइनस, मैंने आपको सब कुछ लिखा रखा भैया π/2, आप पढ़ें n बिलोंग्स टू z।
इस पर ये परिभाषित है, लेकिन इस पर ये परिभाषित नहीं है। इसीलिए tan x, sec x, cot x और cosec x, देखो cosec x में साइन नीचे आएगा और साइन किन किन बिंदुओं पर, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई अर्थात n पाई, r में से n पाई निकाल दो, संतत हो जाएगा। लेकिन r रियल नंबर्स की बात करते हैं तो वो असंतत ही कहलाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे इसने दिया साइन 1/x x बराबर 0, बिल्कुल साइन 1/x x बराबर 0 पर असंतत होगा, 1/x x बराबर 0 पर असंतत होगा, e के पावर 1/x x बराबर 0 पर असंतत होगा। तो ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो 122 पेज, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, पेज नंबर RBSc में, किसमें, RBSc में 122 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न करें पूरी तरह से और समझें भी। इसके बाद आता है संतत फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन वही है यदि दो फंक्शनों को जोड़ना है, यदि वो संतत हैं, या अंतर करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, या उनका भाग करना है, जहां f(x), g(x) डज नॉट इक्वल 0। और अगर हम बात करें कि अचर से गुणा करना है तो वही के बाहर आ जाएगा और वो संतत होने। यदि दो फलन संतत हैं, यदि दो फलन f और g कोई किसी प्रांत d में संतत हैं तो उनका योग, उनका अंतर, उनका गुणन, उनका भाग और वो उनका जो संयुक्त फलन है गॉफ और फॉग, वो भी क्या होंगे, संतत होंगे, अपने जो प्रांत में दिया जाएगा। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको बताया है बच्चों, उसकी बात कर लेते हैं। देखो हमने टॉपिक यहां लिया था, और उस टॉपिक में तो कोई दम नहीं है, लेकिन दम थी तो संतत में, किसमें थी, कंटिन्यूअस। डिफरेंशियल की बात भी कर लेंगे, डिफरेंशियल का भी फॉर्मूला होता है, आपको परेशानी की कोई, f(x) माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) माइनस f(c) अपॉन x माइनस c, इससे बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। तो उसकी जगह वैल्यू, उसके मतलब LHD और RHD बन जाती है, हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो अवकलनी, लेकिन हम यहाँ पे अवकलनी चेक करने का तरीका दूसरा बता देंगे। लेकिन संतत आपको देखना होगा कि फंक्शन संतत है या नहीं है। तो मैंने बहुत सारे आपको उदाहरण दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इनको आप भली भांति आज देखेंगे और देखने के पश्चात तब हम आपको रोल्स थ्योरम ये आपको याद करके लानी है। ठीक है, कल इसके एग्जाम्पल्स कराएंगे। और फिर से एक बार सुना देता हूं मैं कि माना f सच दैट a, b क्लोज्ड इंटरवल टेंड्स टू r एक वास्तविक फलन है जो कि संवृत अंतराल ab में परिभाषित है। f संवृत अंतराल ab में संतत होना चाहिए, f विवृत अंतराल ab में, विवृत अंतराल मतलब ओपन इंटरवल में कैसा होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, और f ऑफ a बराबर f ऑफ b होना चाहिए। तब विवृत अंतराल a, b में किसी ऐसे c का अस्तित्व है कि f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, देन c बिलोंग्स टू ab, फॉर ऑल c बिलोंग्स टू ab। यहां पर हम कह सकते हैं कि रोले के प्रमेय का सत्यापन हो सकता है। बच्चों कल हम इससे आगे आपको बताएंगे, इसके उदाहरण बताएंगे और इसकी एक्सरसाइज में जो सवाल है वो समझा देंगे। इसके साथ आप कल जब तैयार करके आएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आपकी समझ में भी आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। हमने जैसे मान लो अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि फंक्शन आया और हमने लिख दिया x² + 1, हम कह देंगे दिस इज बहुपदी यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन। हम जानते हैं सभी बहुपदी फलन कैसे होते हैं, संतत होते हैं, और मैं लिख दूंगा। जब आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप थोड़ा पढ़ के आए। ठीक है, कल तक आप ये तैयार करें, कल आपको इसके एग्जाम्पल करा के लैग्रांज मध्यमान प्रमेय, इसकी जो मीन वैल्यू दूसरी थ्योरम है वो भी हम सिखाएंगे। तब तक के लिए इसको तैयार करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो। कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, मैंने आपको कह रखा है कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, ना कोई सवाल छूट रहा है, आप उसको करते जाइए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं और प्रॉब्लम क्लास भी मैं ले लूँगा, आप उस पर लिखते जाइए कि सर ये प्रॉब्लम आई है तो मैं आपको बता दूंगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ जो भी मिलेगा बिल्कुल बेस्ट और ऑनेस्टी से मिलेगा, कहीं कोई बेईमानी नहीं है, बिल्कुल तरीके से मिलेगा। थैंक यू सो मच।